अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। पाकिस्तान अब 3 बड़ी ताकतों चीन, तुर्की और सऊदी अरब की मुकम्मल हमायत हासिल करने के बाद एक मजबूत सफारती और दिफाई पोजीशन में आ चुका है। कतर पर इजरायली हमले को 9 दिन गुजर चुके हैं। गुज़िश्ता 9 दिनों के दौरान अरब इस्लामी ममालिक सरबराही कॉन्फ्रेंस के अलावा वुज़रा की कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है। मार्को रूबियो इजराइल के दौरे के बाद अमीर कतर से भी मुलाकात कर चुके हैं, जबकि सदर ट्रंप की कतर पर इजरायली हमले की मजम्मत और फिर दोबारा हमला न होने की यकीन दहानी के बावजूद नेतन्याहू दोबारा हमले की धमकी भी दे चुके हैं। नाजरीन, इस तनाजुर में अब अरब दुनिया एक बार फिर नई सफबंदी तरतीब दे रही है और इस नई सफबंदी में एक कदम आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पा चुका है कि जिसमें यह तय किया गया है कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तसव्वुर होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे को दुनिया भर के अखबारात खसूसी कवरेज दे रहे हैं। वुज़रा और ये वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़िश्ता रात मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे में यह कहा गया है कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तसव्वुर किया जाएगा। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मुआहिदे के तहत मुश्तरका दिफा की सूरत में दोनों ममालिक किसी भी खतरे को मिलकर देखेंगे, जबकि एक मुल्क की ताकत को दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रियाज में यह मुआहिदा उस पस मंजर में आया है कि जब खलीजी ममालिक और पाकिस्तान खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी, इजरायली कतर तनाज़े और अमरीका के साथ दिफाई ताल्लुकात के हवाले से मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान भी लिख चुके हैं कि सऊदिया और पाकिस्तान जा रहे यानी कि अग्रेसर के मुकाबिल एक ही सफ में हमेशा और अबद तक। शहजादा खालिद बिन सलमान ने इस जुमले को उर्दू, अंग्रेजी और अरबी में अलग अलग भी शेयर किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात और दिफाई मुआहिदे पर भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि हम इस अहम पेश रफ्त के अपने कौमी सलामती के साथ साथ इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए इसके मुमकिन असरात पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और इस पर काम जारी रहेगा। भारतीय सरकार पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे पर गौर कर रही है, जबकि भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। इसी तरह इंडियन मीडिया में मोदी की नाकाम डिप्लोमेसी और सफारतकारी के एक बार फिर चर्चे जोर पर हैं। हर कोई ये बात कर रहा है कि मोदी के जो हर किसी को गले लगाने पर होता है, इसकी सफारतकारी नाकाम हो चुकी है। भारतीय मीडिया के कुछ फैक्शंस पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे को गेम चेंजर भी करार दे रहे हैं। भारत में यह रद्द अमल फितरी है क्योंकि मौजूदा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का अब तक गुज़िश्ता 11 सालों में 3 बार दौरा कर चुके हैं और सऊदी अरब गुज़िश्ता कई सालों से भारत को तेल का तीसरा बड़ा सप्लायर रहा है। भारत सऊदी अरब का दूसरा बड़ा तजारती शराकतदार है। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल भारत और सऊदी अरब के दरमियान तजारती हुजम $42 बिलियन रहा, जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तजारती हुजम $4.3 बिलियन है। सऊदी अरब भारत में 2 रिफाइनरीज लगाने के लिए भी कोशिश कर रहा है। भारतीय मीडिया के अलावा इंटरनेशनल मीडिया ने भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले डिफेंस पैक्ट को खसूसी कवरेज दी है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर पाकिस्तान साइन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट में लिखा है कि सऊदी अरब और जोहरी हथियारों से लैस पाकिस्तान ने दिहाइयों पर मुहित सिक्योरिटी शराकतदारी को आगे बढ़ाते हुए बुध के रोज एक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं और यह मुआहिदा ऐसे वक्त हुआ है कि जब कतर पर इजरायली हमले ने पूरे खित्ते के डिप्लोमेटिक कैलकुलस को तब्दील कर दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में इन्हांसमेंट ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब खलीजी अरब रियासतें कि जो कि अपनी सलामती के ज़ामिन के लिए अमेरिका पर भरोसा करते थे, मगर अब इस सोच में तेजी से तब्दीली आ रही है। अल जजीरा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे को वाटर शेड मोमेंट करार दिया है और ये लिखा है कि कैसे ये मुआहिदा खित्ते की जियो पॉलिटिक्स को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगा। अल जजीरा लिख रहा है कि 8 दहाइयों पर मुहित सऊदी पाकिस्तान ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को F-15 जंगी जहाज़ों के जुर्मट में रॉयल प्रोटोकॉल और रेड कार्पेट इस्तकबालिया इस मुश्तरका दिफाई मुआहिदे की अहमियत को वाज़ेह करता है। स्टिमसन सेंटर के सीनियर फेलो असफंदियार मीर ने मुआहिदे को वाटर शेड करार देते हुए कहा है कि सर जंग के दौरान पाकिस्तान और अमरीका भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे, मगर 70 की दहाई में ताल्लुकात
خراب ہو گئے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور چین بھی ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی معاہدوں میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود چین کے ساتھ پاکستان کا میوچول ڈیفنس پیکٹ نہیں ہے، جبکہ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سڈنی کے ساؤتھ ایشیا سیکیورٹی ریسرچ محمد فیصل کا یہ ماننا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے مشرق وسطیٰ میں مزید ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدوں کی راہ ہموار کر سکتا ہے، بالخصوص قطر اور متحدہ عرب امارات۔ الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے محمد فیصل کا یہ کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر یہ معاہدہ پہلے سے جاری دفاعی تعلقات کو آگے بڑھائے گا، مگر ساتھ ہی نئے مواقع بھی پیدا کرے گا کہ جن میں مشترکہ ٹریننگ، دفاعی پریکٹسز اور پاکستانی افواج کے مزید دستوں کی سعودی عرب میں تعیناتی شامل ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ معاہدہ قطر پر اسرائیل حملے کے بعد عرب ممالک میں پیدا ہونے والی بے چینی کو واضح کرتا ہے، جو امریکہ پر اپنی سیکیورٹی کے لیے بھروسہ کرتے ہیں۔ ناظرین، ایسوسی ایٹڈ پریس نے معاہدے کو ایران کے جوہری پروگرام کے تناظر میں اہم قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ سعودی عرب کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ اسے جوہری پروگرام شروع کرنے میں مدد کی جائے۔ بالخصوص ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سمجھتے ہیں کہ اگر ایران کو جوہری پروگرام کا حق ہے تو پھر یہ حق سعودی عرب کو بھی ہے۔ جہاں ایک جانب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے، وہیں دوسری طرف شام کے عبوری صدر احمد الشرع نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جاری مذاکرات کے نتیجے میں ایک سیکیورٹی معاہدہ آنے والے دنوں میں طے پا سکتا ہے۔ معاہدے کو ضرورت یعنی کہ نیسیسٹی قرار دیتے ہوئے احمد الشرع یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی معاہدہ اس شرط پر ہوگا کہ شام کی فضائی حدود اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے اور یہ سب اسلامی قانون کے مطابق اور اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہو۔ بی بی سی کے مطابق شام اور اسرائیل اس وقت ایسے معاہدے کے لیے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں دمشق یعنی کہ ڈیماسکس کو یہ امید ہے کہ اس کے نتیجے میں اسرائیلی فضائی حملے رک جائیں گے اور جنوبی شام تک پیش قدمی کرنے والی اسرائیلی افواج پیچھے ہٹ جائے گی۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ قطری حکام انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں تاکہ قانونی آپشنز پر بھی غور کیا جا سکے کہ اسرائیل کے حالیہ حملے کے خلاف کیس کیا جائے یا نہیں۔ ناظرین، ادھر غزہ پر آج بھی اسرائیلی فوجوں کی بمباری جاری ہے۔ کم از کم 40,000 فلسطینیات صبح سے غزہ شہر سے نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ صبح سے شہید ہونے والوں کی تعداد 40 سے زائد ہو چکی ہے۔ جس وقت یہ قتل عام ہو رہا ہے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ برطانیہ میں موجود ہیں اور برطانیہ کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل صدر ٹرمپ نے برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے کہ جس میں فرما رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے برطانیہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ ہوا ہے، دورہ شاندار رہا ہے، دونوں ملک کے تعلقات مضبوط ہیں، مگر فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے پر برطانوی وزیر اعظم سے متفق نہیں ہوں۔